Assalamu alaikum students, hopefully all of you are going well. So this is something about cumulative frequency curve, about the introduction of cumulative frequency curve that we had discussed in last class. Now discuss few of more practice example problems. So let's begin with the following one. So last class में हमने ये बात तो डिटेल से डिस्कस कर ली थी कि what is cumulative frequency curve and how are we going to find these two things, that is quartiles and percentiles of data set. In today's class, we are going to discuss the following point. To plot a cumulative frequency curve, we find cumulative frequency, और हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था कि वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी टू ऑल प्रीसीडिंग वंस. सो आज की क्लास में हम इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फॉलोइंग क्वेश्चन. अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स टुक अ फिजिक्स टेस्ट. मैं ज़रा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ. आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स took a physics test. The table below shows the distribution of their marks. अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि भाई 0 से लेके 10 मार्क्स आपके पास 4 स्टूडेंट्स क्या हैं, एंड 0 till 10 till 20 मार्क्स इज स्कोर्ड बाय 12 स्टूडेंट्स, एंड 12 till 30 मार्क्स स्कोर बाय 14 स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन. आपके पास लास्ट में गिवन है कि भाई 50 से लेके 60 मार्क्स स्कोर बाय 10 स्टूडेंट्स. तो ऑल टुगेदर दिस स्कोर ऑफ टोटल 80 स्टूडेंट्स कि अगर आप इनको सम अप कर लें तो दिस कम्स आउट टू बी 80 स्टूडेंट्स. तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर कह रहे हैं कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करें तो अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. क्यूमुलेटिव रेफर्स टू एक्यूमुलेटेड वन, मतलब आपको सम अप करके आने वाली फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट whose marks are lesser than 10. तो भाई lesser than 10 तो आप सिंपली कह सकते हैं ना कि यार there are 4 students whose marks are lesser than 10. So here you are going to write 4. But what about the number of students whose marks are lesser than 20? So अगर मैं lesser than 20 की बात कर रहा हूँ तो lesser than 20 के लिए you are going to write the sum of these two. मतलब अगर आप पॉइंट से देखो तो पॉइंट में मैंने ये लिखवाया था ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी टू ऑल प्रीसीडिंग वन. मतलब पिछली वाली सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड ऑन होती रहेंगी. सो दिस कम्स आउट टू बी 16. तो आप यहाँ पे लिख देंगे 16. तो दिस कम्स आउट टू बी 16, मतलब 12 और 4 का सम. दिस कम्स आउट टू बी 16. नाउ द नेक्स्ट वन लेसर देन 30. तो लेसर देन 30 ये वाले सारे प्रीसीडिंग्स हो जाएंगे. मतलब एक तरह से या तो मैं 12 + 4 + 14 कर लूँ या 16 के अंदर इस 14 को ऐड ऑन कर लूँ. अग्री. तो दिस कम्स आउट टू बी 30. नेक्स्ट के लिए क्या करूँ, 30 में इस 22 को ऐड ऑन कर लूँ या इन चारों को ऐड ऑन कर लूँ. दैट कम्स आउट टू बी लेसर देन 40. ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेसर देन 40. तो आप ऐड ऑन कर लेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 52. और अगर आप लेसर देन 50 की बात करें तो लेसर देन 50 ये सारे हो जाएंगे या 52 में 18 ऐड ऑन कर लें. सो दिस कम्स आउट टू बी 70. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेसर देन 60. और अगर आप लेसर देन 60 बात करें तो ऑब्वियसली वो तो सारे ही स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, और सारी स्टूडेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर 80. सो दिस कम्स आउट टू बी 80. सो इस पॉइंट को दोबारा गो थ्रू करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी ड्रॉन by adding respective frequencies to all preceding one. तो भाई यही दो की पॉइंट्स थे, that is quartiles and percentiles. Another one is how are you going to draw cumulative frequency curve. So finally हमने tabular फॉर्म में तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है. अब एग्जामिनर क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. अब भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस जैसे मैंने डिस्कस किया था, यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड अलोंग एक्स एक्सिस यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्टिव मार्क्स. तो भाई मार्क्स की वैल्यूज़ हम ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस जो आपके पास ये गिवन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस. अब फर्स्ट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेसर देन 10. तो भाई 10 से लेसर मार्क्स आए हैं 4 के. अब देखिए मैं 4 यहाँ पे कैसे प्लॉट करूँगा. 4 विल बी द फॉलोइंग पॉइंट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. लेस देन 20 हैं आपके पास, मार्क्स लेस देन 20 हैं आपके पास 16. तो 16 विल बी द फॉलोइंग पॉइंट. लेस देन 30 हैं आपके पास
30 एग्जैक्टली 30 ही हैं, तो 30 विल बी द फॉलोइंग पॉइंट। मैं ऐसा करता हूँ फ़ॉन्ट भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि वो और क्लियरली आप लोगों को शो हो सके। सो मैंने एक पॉइंट इधर मार्क करा, हेयर हेयर, next point I have marked here, next point I am going to mark here, then less than 40 आपके पास 52 हैं, so 52 will be this one, less than 50 आपके पास हैं 70, so 70 will be this one, and less than 60 हैं आपके पास finally 80, so 80 will be this one, 80 will be finally this point. Now how are you going to draw cumulative frequency curve? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए आप फाइनली फ्री हैंड इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। भाई एक बात का ख्याल रखेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो हमें क्लियरली श्योर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मार्क्स लीस्ट मार्क 0 से लेकर 10 थे, तो इट मीन्स लीस्ट मार्क अब 0 पे है, तो आप लीस्ट पॉइंट 0 पे फाइनली इधर मार्क कर देंगे। अगर फॉर से ये लीस्ट मार्क्स का कॉलम आपके पास होता, इट्स नॉट लाइक 0 till 10, ये आपके पास होता है कि भाई मार्क्स हैं 0 से लेके 5 तक, वो सॉरी मार्क्स हैं आपके पास 5 से लेके 10 तक, लीस्ट मार्क्स आपके पास 5 होते और 5 से लेके ये मार्क्स गिवन होते 4 से 10 तक, तो इन दैट केस आप अपने इस ग्राफ को स्टार्ट करते 5 से, मतलब यहाँ से। ओके, तो फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ भी केस नहीं है, तो आई एम जस्ट कटिंग दिस वैल्यू, या इसको इरेज ही कर देते हैं, इसको प्रॉपरली इरेज ही कर देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स वाया फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन से इन सारे ही पॉइंट्स को आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, मीन्स दिस कनेक्टेड विद दिस वन, कनेक्टेड विद दिस वन, कनेक्टेड विद दिस वन, और फिर फाइनली आगे अगर मैं कनेक्ट करूं तो लाइक दिस। सो आप फ्री हैंड लाइन से इन सारे ही पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से स्नेक लाइक बनने वाला कर्व यही आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। सो फाइनली वी हैव ड्रॉन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। नाउ लेट्स डिस्कस द पासिंग मार्क्स फॉर द टेस्ट इज 45। कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई अगर टेस्ट पास करना चाहते हो तो यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 45 मार्क्स। यूज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द फॉलोइंग टेस्ट उनको एस्टिमेट करना है, तो भाई हम जाते हैं ज़रा 45 मार्क्स पे। 45 मार्क्स विल बी दिस वन, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, 45 मार्क्स विल बी दिस वन, दिस इज़ योर पोर्शन फॉर 45 मार्क्स। तो अगर 45 मार्क्स आपके पास पासिंग मार्क्स हैं, सो दिस इज़ 45 मार्क्स। अब आप अपने ग्राफ में चले जाएं, जो आपके पास ये हो गया। अब देखें यहाँ से तो आप अलोंग एक्स एक्सिस मार्क्स की वैल्यू के अगेंस्ट जाके स्टूडेंट्स चेक करेंगे, सो दिस विल बी द स्टूडेंट्स। अब देखें आप एक समझने वाली बात है, आपके पास वो स्टूडेंट पास होंगे जिनके मार्क्स 45 से लेसर होंगे या 45 से ज़्यादा। ऑब्वियसली जिनके मार्क्स 45 से ज़्यादा होंगे, तो 45 से ज़्यादा मार्क्स मतलब दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, 45 से ज़्यादा मार्क्स मतलब दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, और दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ मीन्स दीज आर द पीपल, दीज आर द स्टूडेंट हु गॉट लेसर देन 45 मार्क्स। अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। भाई ये स्टूडेंट हैं दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, मीन्स 80 में से 60 माइनस कर लो, 80 में से 60, टोटल स्टूडेंट 80 थे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 60 हैं, और आपको तो ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ चाहिए, तो आपने 80 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 20 स्टूडेंट्स। सो इट मीन्स आउट ऑफ दीज 80 स्टूडेंट there are only 20 students who passes this exam, there are only 20 students who passes the exam। ये लिखा हुआ है ना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। अब देखो एक वर्ड उसने यहाँ पे यूज़ करा है, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। तो भाई क्या हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं? देखें भाई एक बात बड़ी क्लियरली समझिएगा, एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी आने वाली, आपके फ्रेंड की आने वाली वैल्यूज़ में वेरिएशन हो सकती है। क्या पता उसके 21 स्टूडेंट आ रहे हों या 19 स्टूडेंट आ रहे हों या 22 और 18 स्टूडेंट्स आ रहे हो, आपके 20 आ रहे हैं, तो डजेंट मैटर। रीज़न क्या है कि भाई जब भी आप किसी ग्राफ को फ्री हैंड प्लॉट करते हैं, एक बात समझिएगा भाई, ये ग्राफ तो हमने यूँ फ्री हैंड ड्रॉ करा था ना, फ्री हैंड, तो अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो आपके फ्री हैंड और आपके फ्रेंड के फ्री हैंड ग्राफ में थोड़ी सी तो वेरिएशन होगी ना। जब थोड़ी सी वेरिएशन होगी तो ऑब्वियसली आने वाले इस आंसर में भी तो वेरिएशंस होंगी। सो दीज वेरिएशंस आर एक्सेप्टेबल इन पेपर। होपफुली all of you are clear about the following situation. Now moving towards few more example problem, that is this one। एक दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये बात प्रॉपरली क्लियर हो जाए।
तो फिर फाइनली वी विल एंड अप टुडेज सेशन। कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ ऑफ 60 लीव्स। भाई ऑल टुगेदर देयर आर 60 लीव्स, और आप अगर अलोंग वाई एक्सिस देखें तो ऑल टुगेदर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 तक ही गिवन है, तो इसका मतलब 60 लीव्स होंगे। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू 5 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है। 0 तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा हुआ है, वैल्यूज आर स्टार्टेड फ्रॉम 5। इसका मतलब क्या है भाई, कंडीशन में आपके पास लेंथ ऑफ लीव्स गिवन है ना, कंडीशन में आपके पास लेंथ ऑफ लीव्स गिवन है। इसका मतलब जो भी लीव्स हैं उनकी लेंथ लाई कर रही हैं 5 से ग्रेटर। देखें ना, ग्राफ 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेंथ स्टार्ट हो रही है भाई 5 या 5 से ग्रेटर और लेसर देन इक्वल्स टू कहाँ तक जा रही है। आप देखें ग्राफ का टॉप पॉइंट ये है और वो टॉप पॉइंट 10 को कॉन्साइड कर रहा है, वो टॉप पॉइंट 10 को कॉन्साइड कर रहा है। इट मीन्स लेंथ ऑफ लीव्स मस्ट लाइज बिटवीन 5 एंड 10 सेंटीमीटर्स। तो फाइनली अब डिस्कस कर लेते हैं यार, फाइंड क्या करना है। Examiner is asking us to find the number of leaves that are having length more than 9 सेंटीमीटर। कि भाई वो लीव्स बता दो जिनकी लेंथ 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो भाई हम गए पहले 9 सेंटीमीटर पे, हम क्लियरली फर्स्ट गए 9 सेंटीमीटर पे। दिस इज़ अवर 9 सेंटीमीटर लाइन। अब 9 सेंटीमीटर लाइन के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ में जाएं, सो दिस विल बी सम वॉट लाइक दिस। तो हम 9 सेंटीमीटर वाली लाइन के अगेंस्ट गए तो वो यहाँ तक कुछ हो जाएगा। अब हमें तो नंबर ऑफ़ लीव्स चाहिए ना। देखें ये ग्राफ में लास्ट 2 पॉइंट्स को, मतलब लास्ट 2 बॉक्सेस के अलावा वाला पोर्शन है, आपको नंबर ऑफ़ लीव्स चाहिए। तो नंबर ऑफ़ लीव्स की अगर बात कर लें तो नंबर ऑफ़ लीव्स हुज लेंथ आर मोर देन 9 सेंटीमीटर, वो कितने लीव्स होंगे। देखें दिस वैल्यू इज़ 55, ये वैल्यू आपके पास 55 है ना, दिस विल बी 56, 57, 58। आपके पास ये लीव्स होंगे द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ। मैं ऐसा करता हूँ कलर भी चेंज करके बताता हूँ। दिस विल बी दैट पोर्शन ऑफ द ग्राफ जिनकी लेंथ 9 सेंटीमीटर से, एग्जामिनर ग्रेटर चाहता है या लेसर चाहता है, मोर चाहता है ना, मोर देन 9 सेंटीमीटर। तो भाई कितने लीव्स हो जाएंगे हमारे पास, ऑल टुगेदर देयर आर 2 लीव्स बिकॉज दिस वैल्यू इज़ 58। तो 58 टिल 60 दिस विल बी 2। तो मैं फाइनली इसका आंसर कर सकता हूँ कि देयर विल बी 2 लीव्स whose length is greater than 9 सेंटीमीटर। आप चाहें तो एक नज़र देख लीजिए, आप चाहें तो एक नज़र क्लियरली देख लीजिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, you have been asked to find the number of leaves whose length lies between 8 and 9 सेंटीमीटर। अब भाई कह रहे हैं वो लीव्स बता दो जिनकी लेंथ 8 और 9 सेंटीमीटर के बिटवीन आ रही है। whose length lies between 8 and 9 सेंटीमीटर। चलें भाई अब 8 सेंटीमीटर के अगेंस्ट एग्जैक्टली ग्राफ में इसी तरह अपवर्ड जाएंगे। तो अगर आप 8 सेंटीमीटर के अगेंस्ट ग्राफ में अपवर्ड जाएं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को टच कर लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को टच कर लें तो दिस विल बी द फॉलोइंग पॉइंट, दिस विल बी द फॉलोइंग पॉइंट। और फिर इसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट अलोंग वाई एक्सिस ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, इसके अगेंस्ट अलोंग वाई एक्सिस ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई फाइनली ये वैल्यू आपके पास ग्राफ में अगर क्लियरली देखें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 49, ये वैल्यू 49 आ रही है। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ़ लीव्स हुज लेंथ लाइज बिटवीन 8 एंड 9 सेंटीमीटर। आपकी तलाश है उन नंबर ऑफ़ लीव्स की जिनकी लेंथ 8 और 9 सेंटीमीटर के बिटवीन आ रही है। तो भाई 9 सेंटीमीटर वालों की अगर मैं बात करूं, 9 सेंटीमीटर्स वालों की बात करूं तो ये वैल्यू तो आपके पास क्लियरली 58 थी। ये वैल्यू आपके पास क्लियरली 58 थी। और अगर मैं 8 सेंटीमीटर वाले की बात करूं सो 8 सेंटीमीटर के लिए आपके पास ये वैल्यू क्लियरली 49 आ रही है फ्रॉम माई रीडिंग। तो आपको ये नंबर ऑफ़ लीव्स चाहिए हैं जिनकी लेंथ 8 और 9 सेंटीमीटर के बिटवीन होगी। दीज आर द नंबर ऑफ़ लीव्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा भाई, 58 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर लें तो यू आर गोइंग टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 58 माइनस 49 एंड दिस कम्स आउट टू बी 9 लीव्स। आसान सी बात है। तो भाई इस तरह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से एसोसिएटेड क्वेश्चन में अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 9 लीव्स, एग्जैक्टली 9 लीव्स। होपफुली आई एम क्लियर अप टिल हियर।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपका और कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो भाई अब ज़रा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास वर्डिंग में लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट्स। पहले ज़रा ग्राफ में देख लेते हैं यार, आपके पास दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बने हुए इस दफ़ा, वन इज़ फॉर मैथमेटिक्स एंड वन इज़ फॉर इंग्लिश, एक इंग्लिश के लिए एक मैथमेटिक्स के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 तक जा रही है। 50 का मतलब क्या, 50 का मतलब ये कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा मार्क्स जा रहे हैं आपके पास 100 तक, इट मीन्स टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ होगा इंग्लिश का भी और एज वेल एज फॉर मैथ्स। चलें लेट्स मूव ऑन, कंडीशन रीड करते हैं। 50 स्टूडेंट, देखें उसने खुद ही लिखा है 50 स्टूडेंट ईच टुक अ mathematics and English test, each took a mathematics and English test, the distribution of their marks are shown in cumulative frequency graph. यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट, भाई इंग्लिश टेस्ट का मीडियन कैलकुलेट कर लो, टू एस्टिमेट 20th परसेंटाइल ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। अब देखें ज़रा पहले मीडियन कैलकुलेट करते हैं इंग्लिश टेस्ट का। इंग्लिश टेस्ट के अगर वो मीडियन मार्क्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो Q2 की बात कर रहा है। ज़रा बात समझिएगा, अगर वो मीडियन मार्क्स की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि भाई मीडियन की तलाश है, किसके मीडियन की तलाश है, इंग्लिश टेस्ट के मीडियन की। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मीडियन फॉर इंग्लिश टेस्ट, इट मीन यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड सेकंड क्वार्टाइल फॉर इंग्लिश टेस्ट, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड सेकंड क्वार्टाइल फॉर इंग्लिश टेस्ट। आपने अगर Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको 1/2 ऑफ nth कर देता हूँ। nth रेफर्स टू टोटल, nth रेफर्स टू टोटल, और अगर आप टोटल की बात करें तो टोटल इन द फॉलोइंग केसेस 50 स्टूडेंट्स, तो भाई मैं 1/2 कर रहा हूँ 50 का, 50 का आपने 1/2 कर दिया क्योंकि 50 स्टूडेंट्स इन ऑल टुगेदर, तो दिस कम्स आउट टू बी 25। 25 इज़ नॉट योर वैल्यू ऑफ मीडियन, 25th वैल्यू के अगेंस्ट आने वाले मार्क्स मीडियन वैल्यू कैटेगराइज होंगे। तो 25th वैल्यू मतलब 25th वैल्यू के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो 25th वैल्यू इज़ दिस वन। 25th वैल्यू के अगेंस्ट में गया, दिस इज़ फॉर मैथ्स। अच्छा बाय द वे हमें इंग्लिश के लिए जाना है, तो अगर मैं इंग्लिश के लिए इसी वैल्यू को रीड करूं, सो फॉर रीडिंग द फॉलोइंग वैल्यू फॉर इंग्लिश, दिस कम्स आउट टू बी दिस वन। मेरे मुताबिक ये 54 मार्क्स आ रहे होंगे, मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंगली दीज मार्क्स कम्स आउट टू बी 54 मार्क्स। बाकी आप तो और एक्यूरेटली इसको रीड कर सकते हैं अपनी पास पेपर बुकलेट से जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करी है। तो 54 मार्क्स comes out to be the value of median, that is second quartile, and this is for English. Hopefully I am clear up till here. तो ये आपके पास median marks की value आ गई। Now moving towards next part, हमने और क्या कैलकुलेट करना था, we have been asked to find estimate the 20th percentile marks in the mathematics. मैथमेटिक्स का 20th परसेंटाइल कैलकुलेट कर लो, इट मीन्स P20 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं P20 फाइंड आउट करना है, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर मैथ्स। P20 का मतलब 20th परसेंटाइल, इसका मतलब 20% ऑफ nth रेफर्स टू टोटल, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ऐसे ही करेंगे ना। तो दिस वन ज़ा 50 टाइम्स 1 ज़ा 50 टाइम्स 2 ज़ा 2 टाइम्स 1 ज़ा 2 टाइम्स 10 ज़ा, इट मीन्स 10th वैल्यू के अगेंस्ट आने वाली वैल्यू 20th परसेंटाइल होगी। अब 10th वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू देखते हैं, भाई दिस इज़ योर 10th वैल्यू, दिस इज़ योर 10th वैल्यू। अच्छा 10th वैल्यू कलर भी चेंज कर लेते हैं, 10th वैल्यू के अगेंस्ट जो आपको चाहिए है दैट्स फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए चाहिए भाई। तो मैथ्स का ग्राफ आपके पास ये फर्स्ट वाला ग्राफ इज़ द मैथ्स ग्राफ, तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ में अगर मैं वैल्यू को एग्जैक्टली रीड करूं, फर्स्ट ग्राफ में अगर मैं इस वैल्यू को एग्जैक्टली रीड करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 28 आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये, मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये दिस वैल्यू, बल्कि दिस इज़ नॉट 28 फ्रॉम माई ग्राफ, दिस वैल्यू इज़ एग्जैक्टली कम्स आउट टू, यस 28 आ रही है परफेक्टली, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 28। मैं आपको प्रॉपर लाइन से भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ ना, ज़रा बात समझिएगा। मैं अगर प्रॉपरली लाइन से भी आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो दिस इज़ द लाइन दैट इज़ कोइंसाइडिंग, तो आपके पास ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली 28 आ रही है। डॉटेड लाइन से भी अगर आप इसको एज्यूम कर लें तो दिस कम्स आउट टू बी 28। तो फाइनली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 28 मार्क्स। तो मैं मैथ्स के लिए 20th परसेंटाइल 28 मार्क्स कह सकता हूँ। अच्छा एक बात समझती है, 28 मार्क्स का मतलब क्या है। पहले यहाँ पे वैल्यूज़ तो लिखें कि भाई हमारे पास 10 पर वो 20th परसेंटाइल
जो कि 10th वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब 10th स्टूडेंट के अगेंस्ट आई, दिस कम्स आउट टू बी 28 मार्क्स। तो इन 28 मार्क्स का मतलब क्या है कि 20% स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास गॉट 28 और लेसर देन 28 मार्क्स। उनके मार्क्स 28 या 28 से लेसर आए, मीन्स दे गॉट मार्क्स 28 or lesser than 28 marks. Now moving towards the last part, so last but not the least, ये conceptual part है, ज़रा समझिएगा। State with a reason which test student found more difficult। भाई एक क्लास में 2 टेस्ट हुए ना, मैथ्स और इंग्लिश। सो विच टेस्ट सीम्स टू बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट, यू हैव टू राइट एन एप्रोप्रिएट आंसर। भाई एक बात बड़ी सिंपल सी है, टेस्ट वही मुश्किल होगा जिसमें मार्क्स कम आ रहे होंगे स्टूडेंट्स के, टेस्ट वही डिफ़िकल्ट होगा जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन ग्राफ्स में देखें, इन ग्राफ्स में एक बात क्लियरली समझिएगा। फर्स्ट ये मैं एक्सेसिव लाइन से रेस करता हूँ, दैन डिस्कस करता हूँ कि आपके पास किस टेस्ट में। भाई देखिए मैथ्स के अगर बात करें आप मीडियन की, तो मीडियन वैल्यू ये 25th वैल्यू के 25th स्टूडेंट के अगेंस्ट आ रही थी। तो मीडियन मार्क्स हम ऐसे ही रफली देख रहे हैं ग्राफ में, ये भाई मैथ्स का ग्राफ है ना, रफली चेक कर रहे हैं, रफली एक नज़र एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मीडियन मार्क्स देखे जाएँ मैथ्स के तो वो आ रहे हैं 40, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश देखे जाएँ तो वो इंग्लिश तकरीबन 52 ऐसे कुछ आ रहे थे आपके पास। एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे नहीं जा रहे, सिर्फ ऐसे ही रफली वो कर रहे हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट का, 10th स्टूडेंट का, तो भाई मैथ्स के ये मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश के ऑब्वियसली उससे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर यही आप जाके देखें कोई से भी मार्क्स मैथ्स के लिए, अगर आप ये 40th स्टूडेंट के मार्क्स देखें, 40 मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो यहाँ पे कहीं लाए कर रहे हैं, और इंग्लिश के ऑब्वियसली उससे ज़्यादा लाए कर रहे हैं। तो भाई मैथ्स के मार्क्स के क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स थ्रू आउट इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व सीम्स टू बी लेसर देन द क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स ऑफ इंग्लिश मार्क्स। सो ऑब्वियसली भाई ये मैथ्स का टेस्ट हमेशा की तरह मुश्किल और डिफ़िकल्टी होगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वन। तो आप इसका फाइनली अगर वर्डिंग में आंसर दें, इस पार्ट का अगर फाइनली आप वर्डिंग में आंसर दें अबाउट द फॉलोइंग वन, आपने स्पेसिफाइड रीज़न लिखना है। सो हम स्पेसिफाइड रीज़न क्या लिखेंगे, द क्वार्टाइल एंड percentile of mass marks are lesser than English. Agree? Quartiles and percentiles of mass marks are lesser than English. तो भाई अगर ये क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल मैथ्स मार्क्स के लेसर हैं इंग्लिश से, सो फाइनली अब मैं रीज़न लिखने जा रहा हूँ। मैं रीज़न क्या लिखूँगा कि मैथ्स टेस्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन इंग्लिश वन। देयरफॉर मैथ्स टेस्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, या मोर डिफ़िकल्ट भी नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैथ्स टेस्ट इज़ समथिंग दैट स्टूडेंट फाउंड मोर डिफ़िकल्ट। मुश्किल नहीं था, स्टूडेंट को मुश्किल लगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट मैथ्स टेस्ट इज़ समथिंग दैट स्टूडेंट फाउंड मोर डिफ़िकल्ट। तो दैट स्टूडेंट found more difficult. So hopefully all of you are clear. Up till here. So by this is all about cumulative frequency curve और cumulative frequency graph। एग्जामिनर इसी तरह से घुमा फिरा के आपके पास क्वेश्चंस की बातें कर रहा होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज़ लेक्चर। Thank you.